आप लोगों को एक हमने ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देने के लिए बोला था शीट में, है ना, एक छोटे से शीट में। तो वो फोटोकॉपी नहीं हो पाया, मैं आपको कल दिलवा दूंगा, वो आज, सॉरी कल दिलवा दूंगा, आज नहीं कल, ठीक है। तो एक वो सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन बचा है ना, वो एक तरह का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है। तो पेपर में अगर मिल जाए मान लीजिए तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं वो दूंगा आपको, ठीक है। चलिए कल हमने ब्लड रिलेशन को ही पूरा करवाया था शायद, शीट कंप्लीट हो गई ना। डिसीजन मेकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं निर्णय क्षमता। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्णय क्षमता या डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या करना है, गौर करना बेटा। जैसे कोई वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो फॉर्म भरने से पहले आप देखते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, मतलब उसमें क्या योग्यता मांगी गई है। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजों में आपको ध्यान देना होता है कि उसमें एज कितनी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, मतलब पढ़ाई कितनी मांगी गई है, कहीं परसेंटेज तो नहीं मांगे गए। और जब सारी चीजें जो उसमें मांगी गई हैं वो सब आपके पास होती हैं, तब आप फॉर्म भर देते हो। भैया प्लीज थोड़ी देर ध्यान दो, थोड़ी देर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। तो तब आप फॉर्म भर देते हो। अच्छा, फॉर्म भर देने मात्र से सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद में एक रिटन एग्जाम भी होता है जिसकी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जब वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू भी होता है, सुना होगा आपने। जैसे एयरफोर्स का रिटन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको जीडीपीआई साइको से गुजरना होगा, तो इंटरव्यू होता है किसी में, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू जिसे साक्षात्कार कहा जाता है हिंदी में, जब आप वो भी पास कर लेते हो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक। मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, उसमें बेटा हाई स्कूल में नंबर मांगे गए हैं, मान लेते हैं हाई स्कूल में मांगे गए 75%, बेटा वो एग्जॉस्ट ऑन करो। हाई स्कूल में नंबर मांगे गए 75%, इंटर में मांगे गए हैं मान लेते हैं 70%, ग्रेजुएशन में मांगे गए मान लेते हैं 60%, 60%, ठीक है। उम्र मांगी गई है 18 से लेकर 25 तक, इतनी होनी चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें जिसके पास होंगी उसको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। कोई उम्मीदवार है, उसके हाई स्कूल में नंबर थे 98%, मांगे गए थे 75, इसके है 98, बात तो सही है, जितने मांगे गए थे उससे बहुत ज्यादा है, काम तो बनेगा। इंटर में मांगे गए थे 70%, इंटर में इसके नंबर है बेटा, इंटर में इसके नंबर हैं 95%, मांगे थे 70, इसके है 95, कुल मिला के जितने मांगे थे उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बात सही है। ग्रेजुएशन में मांगे गए थे 60%, 60% मान लेते हैं 60%, और इस लड़के के नंबर है ग्रेजुएशन में 59.5%, 59.5%। देखा जाए तो 0.5 से रह गया बेचारा। अच्छा, हाई स्कूल में इसके नंबर 98% बहुत ज्यादा थे, लड़का होनहार था। इंटर में नंबर 95% थे, बहुत ज्यादा थे, लड़का होनहार था। ग्रेजुएशन में नंबर कम रह गए किन्हीं कारणों से, कोई बात नहीं। अब देखा जाए तो जो एलिजिबिलिटी है वो तो पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन इस लड़के ने एमएससी भी कर रखा है, एमएससी मांगा नहीं गया था। एमएससी को बोलते हैं हिंदी में परा स्नातक या स्नातकोत्तर या मास्टर्स, सुना होगा आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन सुना है ना। तो इसने एमएससी भी कर रखा, और एमएससी में इसके नंबर थे 91%, इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अब जब उम्र भी इसकी मान लेते हैं हम 24 साल या 23 साल के आसपास रही होगी, इसने जब फॉर्म भरा तो इसका फॉर्म जब ऑफिसर के पास या अधिकारी के पास जाएगा तो जब इसके नंबर देखेंगे तो उनके मन में एक बात जरूर आएगी, यह लड़का होनहार है, कहीं पर कुछ कमी थोड़ी सी रह गई, लेकिन ओवरऑल लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। हाई स्कूल में नंबर जितने मांगे थे उससे बहुत ज्यादा, इंटर में जितने मांगे थे उससे बहुत ज्यादा,
ग्रेजुएशन में कुछ कम रह गए, लेकिन इसने बदले में एमएससी में टॉप किया है। एमएससी मांगा नहीं था, लेकिन इसने एमएससी की मार्कशीट भी जबरदस्ती लगा दी है और उसमें टॉप किया है। तो ऐसे लड़के को यार भगाना सही नहीं है, किसी तरीके से इसको मौका मिलना चाहिए। ये आता है, ये सच में उनके दिल में बात आती है। तो आपको बता दें, ये सारी परिस्थितियों से आप भी गुजरते हो जब आप फॉर्म भरते हो, ठीक। तो बेटा दो तरह की क्वालिफिकेशन होती है, एक होती है EQ और एक होती है DQ। देखिए आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो, फॉर्म आया, आप कभी नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो, कभी नहीं पढ़ते हो नोटिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विज्ञप्ति। आपको केवल एक बात पता है कि कोई सुन लेते हो, खुद पता भी नहीं करते हो, सुन लेते हो। क्या करते हो गलती उसमें, जैसे आपने सरकारी रिजल्ट खोला गूगल पे, तो सरकारी रिजल्ट पे जो पहली ही विंडो होती है, जो पहला ही पेज होता है, उसी में लिखा होता है कि क्वालिफिकेशन इतनी और लास्ट डेट इतनी, वैकेंसी इतनी और फीस इतनी, बस तुम्हें इससे मतलब है। कभी भी जरा सरकारी रिजल्ट पे कोई भी तो वैकेंसी खोलना, तो उसके नीचे 5-6 क्लिक बने होते हैं, उसमें लिखा होता है क्लिक फॉर नोटिफिकेशन, क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है, आप देखिएगा। तो उसमें जब क्लिक करोगे तो पूरा नोटिफिकेशन खुलता है, जो कि आप कभी नहीं पढ़ना पसंद करते हो, है ना, जरूरत भी नहीं है, क्या आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसमें भीतर लिखा होगा, जब उसको खोलोगे तो EQ DQ दोनों होते हैं। ये EQ क्या चीज है बेटा? EQ मतलब होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और DQ मतलब होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ये एसेंशियल और डिजायरेबल क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा एसेंशियल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और ये होती है बेटा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब ये डिजायरेबल या एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल मतलब होता है अनिवार्य योग्यता, अनिवार्य योग्यता, और डिजायरेबल मतलब होता है अपेक्षित योग्यता। अब ये अनिवार्य अपेक्षित का मतलब समझा देते हैं। जैसे उन्होंने मांगे कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तो ये अनिवार्य योग्यता है, ये चाहिए कंपलसरी है। और उन्होंने कह दिया कि कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट भी अगर हो तो अच्छा रहेगा, कंप्यूटर का अगर बेसिक सर्टिफिकेट भी हो तो बेहतर रहेगा। नहीं करके आए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भगाएंगे नहीं, लेकिन अगर तुम करके आ जाओगे, सर्टिफिकेट कोर्स लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा। अपेक्षा की जाती है आपसे, अपेक्षित मतलब क्या होता है कि अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि अगर आप ये भी करके आ जाओ तो थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर तुम ये नहीं करके आओ तो तुम्हें वो भगा देंगे, नहीं, मौका तब भी देंगे, लेकिन जो लोग ये करके आएंगे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये सच है, ठीक। तो आप आज से एक सलाह दे रहे हैं, उसको आप लोग को अमल करना है। कोई भी फॉर्म भरना बेटा, तो आप कैफे वाले से फॉर्म भरवाते हो तो आप पूरा उस पर विश्वास कर लेते हो। आप क्या करते हो, उसको मार्कशीटों की फोटोकॉपी, अपनी फोटो और पैसे ये दे के आ जाते हो। अगले दिन वो आपको प्रिंट आउट दे देता है, आपका काम खत्म। ऐसा मत करना आपसे, ठीक है। आप करना ये, जब फॉर्म भरवाने जाना तो कैफे वाले के बगल में बैठ जाना, स्टूल डाल के कहना भैया हमारे सामने भरो, और आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है, जो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने कंप्यूटर का एक बकवास सा सर्टिफिकेट भी कर रखा, भले जुगाड़ से कर रखा है, तो वो सर्टिफिकेट तब उस पर डलवाना। अगर आपने इंटर के अलावा BSc का आपने फर्स्ट ईयर पास हो, सेकेंड ईयर कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर पास तो हो ना, तो BSc फर्स्ट ईयर भी उसमें भरवाओ। वो कहेगा कैफे वाला कि इंटर ही तक मांगा है, कहते तुम्हें टेंशन नहीं, तो भरो, मांगा इंटर तक है, वो हमारी जिम्मेदारी, तुम भरो BSc फर्स्ट ईयर। वो जानबूझ के मना करेगा, रीजन क्या है कि भरने में लगता है समय। कभी जो लोग, जिसने खुद ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, उसको पता होगी ये तकलीफ कि जब ग्रेजुएशन में डिटेल भरते हो तो स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत बड़ी डिटेल आती है। जिसने खुद भरा होगा केवल वही जान रहा होगा मेरी बात। जब ग्रेजुएशन का डिटेल भरोगे तो इंडिविजुअल ईयर वाइज आपको स्क्रॉल करके इधर उधर से खिसका कर तब भरना पड़ता है। और अगर आप पूरा जीवन कैफे वाले को समर्पित कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे भरना होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सो बी केयरफुल। और इसका फायदा क्या मिलेगा? अभी GD में जिन लोगों के नंबर आए या CHSL में नंबर आए उनको ये तकलीफ समझ में आती है, GD वालों को तो बहुत दिक्कत समझ में आती है। जब बेटा फाइनल कट ऑफ बनता है तो आपको बता दें, सेम मार्क्स पर एक जैसे नंबरों पर बहुत बच्चे होते हैं और उनमें से किसी एक को चुनना होता है। तो जैसे मान लेते हैं GD में कितना हाई स्कूल मांगते हैं ना, शायद GD SSC GD में हाई स्कूल मांगा गया, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर दे दिया, कम से कम 20 लड़कों के नंबर थे 75 75 75 75, और अब उन 20 में से एक को चुनना है, जाहिर सी बात है। तो जब सभी के नंबर 75 75 थे तो अब किस आधार पर चुने?
तो अब वो पता है क्या देखते हैं, अब वो ये देखते हैं कि इनमें से किसने हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ाई कर रखी है। तो कुछ बच्चों ने इंटर तक की मार्कशीट लगाई थी, तो अब वो पहले उनमें से चुनेंगे। हाई स्कूल, केवल जो हाई स्कूल वाले थे उनको किनारे कर देंगे, भाई उनको भी चाहिए ज्यादा पढ़ा लिखा। इंटर वाले देखे, अब देखा इंटर वाले भी, उनको मिल गए 5 बच्चे और चाहिए निकालना केवल एक है। तो बोले इंटर वाले 5 में से भी देखो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। पता चला उनमें से 3 बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी भी कर रखा था। बोले अब इनमें से चुन लेते हैं ज्यादा पढ़े लिखे। अब वो 3 बीएससी वाले मिल गए, उनमें से भी उनको चुनना है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। बोले यार तीनों बीएससी हैं, इनमें से एक ही चुनना है, क्या करें। तो पता चला उन तीनों में से किसी एक ने कंप्यूटर का ट्रिपल सी भी कर रखा था, वो लगाया था। बोले बस ये काम का है, इसने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, या इसने पीएसएनजी भारत स्काउट एंड गाइड कर रखा है, या किसी ने एनसीसी कर रखा है। बोले हाँ ठीक है ये स्पेशल है, इसको ले लो। सोचो ऐसे मौका मिलता है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट आपके कब काम आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए उनको कोई स्पेशल नहीं मिला, 3 लोग हैं, तीनों बीएससी किए हुए हैं, अब इनमें से एक को चुनना है, तब फिर कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति पहले ओवर एज होने वाला है उसको मौका दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आपके जो डिफेंस के भी एडमिट कार्ड वगैरह हैं, इन बातों में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। चलो मुद्दे पे आते हैं, तो सीधे काम करते हैं। लिखिए बेटा, हेडिंग डालिए, निर्देश, हेडिंग डालो निर्देश। निर्देश में लिखिए जो हम बोल रहे हैं। ये आप लोगों का जो पेपर हुआ था 2018-19 में कांस्टेबल, उसमें बेटा 3 प्रश्न आए थे इसके डिसीजन मेकिंग के। आप देखना पेपर में निकालना, और इसमें पेपर उसमें 3 क्वेश्चन इसी के आए थे जो चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं। और वैसे बेसिकली आपके हर एक एग्जाम में मिल जाता है। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए निर्देश, लिखिएगा। लिखिएगा, शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में लिपिक पद के लिए, लिपिक इसको इंग्लिश में क्लर्क कहते हैं, क्लर्क, लिपिक पद के लिए आवेदन जारी किए गए। शिक्षा विभाग में लिपिक पद के लिए आवेदन जारी किए गए। आवेदन जारी किए गए, जिसके लिए उम्मीदवार से, जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं, अर्हताएं इस तरह से लिखना, जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं, निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई, जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई, मांगी गई। ठीक है, अब ब्रैकेट में एक बात लिखो बेटा, कोष्टक में, अब कोष्टक में एक बात लिखना, नीचे दी गई सभी शर्तें, नीचे दी गई सभी शर्तें, सभी शर्तें दिनांक, दिनांक, आज डेट कितनी है, आज 17, दिनांक 17 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए। दिनांक 17 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए। दिनांक 17 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए। आपने लिखा है नीचे दी गई सभी शर्तें किस डेट तक पूरी होनी चाहिए, 17 अगस्त 2022 तक। ठीक है, अब उन्होंने देखो एक वैकेंसी में ऊपर लिख दिया है कि एक भाई शिक्षा विभाग में क्लर्क की वैकेंसी आई है, एक क्लर्क की, और उस वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी हैं, अब वो ये दी जा रही है। देखो शर्तें कि उम्मीदवार से क्या चीजें मांगी गई। पहले नोट करना शुरू करिए, उम्मीदवार की आयु, उम्मीदवार को बोलते हैं इंग्लिश में एप्लीकेंट, उम्मीदवार की आयु
18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बेटा ये एज मांगी गई है कि जो उम्मीदवार की एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी किस डेट तक? 17 अगस्त 2022 तक। इस डेट तक उम्र इतने से इतने के बीच में रहनी चाहिए। दूसरी शर्त, उम्मीदवार ने हाई स्कूल, इसको मैट्रिकुलेशन भी आप कहते हैं, तो उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम 65% अंकों से पास की होनी चाहिए। बेटा ये कहा गया कि उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम कितने नंबरों से पास की होनी चाहिए? 65% से कम हाई स्कूल चाहिए। फिर उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट 12th भी मांगा है। यहां पर उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट, इसको +2 कहते हैं, 12th भी मांगा है। उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कम से कम 60% अंकों से पास की होनी चाहिए। फिर है उम्मीदवार ने स्नातक, बेटा स्नातक को ही इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुएशन, स्नातक, ठीक है, की परीक्षा, स्नातक की परीक्षा किसी भी अनुशासन, बेटा जो अनुशासन है इसी को कहा जाता है संकाय, इसी को कहा जाता है स्ट्रीम या डिसिप्लिन कह सकते हो। स्ट्रीम कह लो या डिसिप्लिन कह लो, में कम से कम 55% अंकों से पास की होनी चाहिए। ठीक, बेटा अब इस बात को समझा देते हैं जरा। देखो हाई स्कूल इंटर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो नॉर्मल सी बात है। स्नातक मतलब आप जानते ही हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बीबीए, ये जितनी भी डिग्री है जिनके आगे बी लगा होता है, बैचलर लगा होता है, वो सब ग्रेजुएशन में आती है। ठीक है, तो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, जिसे बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब कहते हैं, इसकी परीक्षा पास की हो और किसी भी अनुशासन में, किसी भी अनुशासन का मतलब होता है कि चाहे आपने आर्ट साइड से पास की हो या साइंस साइड या कॉमर्स साइड। भाई बीए होता है आर्ट साइड वाला, बीकॉम होता है कॉमर्स साइड वाला और बीएससी साइंस साइड वाला। तो चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, किसी भी अनुशासन में, अनुशासन इसी को बोलते हैं जो आप साइड पढ़ते हो ना, अलग अलग स्ट्रीम, संकाय कह लो चाहे अनुशासन कह लो, इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रीम और डिसिप्लिन। तो ये हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, स्ट्रीम मतलब संकाय, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। ठीक है, तो किसी भी संकाय अनुशासन में पास की हो और कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो कितने % से पास किया हो? 55%। मतलब ग्रेजुएशन में, स्नातक में आपके नंबर कम से कम 55% आने चाहिए। ठीक, चौथी शर्त ये। पांचवी शर्त सुनिए, उम्मीदवार ने लिखित चयन परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित चयन परीक्षा में कम से कम, उम्मीदवार ने लिखित चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। अब ये लिखित चयन परीक्षा क्या होती है, आइए देखते हैं। लिखित चयन परीक्षा, बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं CWE। ये आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, यहाँ पर बैठे हो,
इसी को बोलते हैं CWE, दैट इज कॉमन रिटन एग्जाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रिटन एग्जाम। जब आप कोई भी नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति पढ़ना, किसी भी वैकेंसी की विज्ञप्ति आती है तो उसमें ये सब कुछ दिया होता है। तो लिखित चयन परीक्षा कॉमन रिटन एग्जाम, उसमें कम से कम कितने परसेंट नंबर हो? 50%। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो ये कहते हैं सर जी हमारा पेपर तो ऑनलाइन होता है, लिखित तो होता ही नहीं, और आप बोल रहे लिखित परीक्षा। ये ऑनलाइन को ही लिखित परीक्षा कहते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जिसमें आप चाहे ऑनलाइन में आंसर टिक करो और चाहे आप ऑफलाइन में गोला भर के आओ, ये दोनों को ही लिखित बोला जाता है। तो कॉमन रिटन एग्जाम, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा। इसमें कम से कम कितने नंबर तुम्हारे आने चाहिए? 50%। अच्छा, आप छठी शर्त सुनो। उम्मीदवार ने व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं PI, पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार। बेटा ये व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब ही होता है इंटरव्यू। व्यक्तिगत मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपकी इंटरपर्सनल स्किल के बारे में जो बताया जाता है कि आप पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ाई करके आए हो, आपके पिताजी का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, ये सब सारी चीजें, दैट इज द व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। तो उम्मीदवार ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हों। अगर कोई सारी उम्मीद शर्तें पूरी कर लेगा तो नौकरी मिल जाएगी उसको। देखो सिंपल सी डिमांड है। अगर कोई ये सभी 6 शर्तें पूरी कर लेगा बेटा तो उसको बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी 6 शर्तें पूरी होनी चाहिए। और वैकेंसी है शिक्षा विभाग में क्लर्क की वैकेंसी, नोट कर लीजिए पूरी। इसके नीचे आप स्टार बना के एक लाइन लिखने जा रहे हैं, उसको नोट करिएगा। देखिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी सारी शर्तें, इतनी सारी, हो सकता है कोई उम्मीदवार बेचारा ऐसा हो कि वो बाकी सब कुछ पूरी करे लेकिन कोई एक शर्त पूरी ना कर पा रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक शर्त उसकी पूरी ना हो पा रही हो, बेचारे के नंबर उसमें कम रह गए। तो अगर कोई शर्त पूरी नहीं हो पा रही है तो बदले में फिर दूसरी कोई डिमांड भी रखी जाती है। ऐसा होता है सर। जैसे आपको शायद पता होगा कि इंटर में अगर आपके नंबर 75% या उससे ज्यादा आते हैं तो आपको डायरेक्ट SSB देने का मौका मिलता है TES एंट्री के अंतर्गत। टेक्निकल एंट्री स्कीम सुना है कि नहीं? मौका मिलता है डायरेक्ट। अच्छा मान लीजिए किसी के नंबर नहीं इंटर बेचारे के, तो उसके पास भी मौका है। अगर किसी ने NCC का C सर्टिफिकेट कर रखा है A ग्रेड से, तब भी उसको डायरेक्ट मौका मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए हर चीज का रास्ता निकाल के रखा गया है कि अगर आपके पास ये ना हो तो बदले में वो, अगर वो ना हो तो बदले में ये हो। तो ये सारी चीजें, तो बेटा इसमें भी ऐसा ही हुआ है। अब देखिए क्या दिया गया है, अब डिस्काउंट शुरू हो रहा है। यदि कोई उम्मीदवार, बेटा लिखिएगा, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, उपरोक्त मतलब अबव मेंशन्ड, उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, सिवाय अब देखो कोई शर्त छूटने जा रही है बेटा। इन्होंने क्या कहा, पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, कोई उम्मीदवार अगर ऊपर दी गई सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय, अब कोई शर्त छूटने जा रही है, किसके सिवाय? अब देखो इन्होंने डिस्काउंट में दिया है ए में क्या बोला है, पढ़ना। पहला डिस्काउंट क्या है? पहला बोला गया है 4K। अब ये पढ़ोगे कैसे, जरा गौर करना। ये जो स्टार वाली लाइन है, स्टार वाली, इस लाइन को पढ़ते जाओ, उसी के आगे ये पढ़ना है, उसी के आगे। तो कैसे पढ़ेंगे? यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय 4K, केवल सिवाय 4K, बाकी सब पूरी करता हो, सिवाय 4K बाकी सब पूरी करता हो। बात समझ रहे हैं? तो 4 के अलावा बाकी सब कौन कौन से पूरी कर रहा होगा? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सब पूरी कर रहा है सिवाय किसके? 4 के। बेचारा 4 वाली नहीं पूरी कर पा रहा है। अब 4 में मांगा क्या गया था? स्नातक में इतने %, नहीं आ पाए बेचारे के, नहीं कर पा रहा होगा पूरी।
मान लो नहीं आ पाए इतने नंबर, तो इतनी कोई दयालु नहीं है इस दुनिया में डिपार्टमेंट, कोई इतना विभाग दयालु नहीं है कि तुम शर्त पूरी ना करो उनको नौकरी दे दे। अब कह रहे हैं कि तुम अगर 4 नंबर शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हो तो तुम बदले में भी ये लेकर आओ। अब बदले में क्या देखना, लेकिन इसके बदले में किसी भी संकाय से परास्नातक, बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स, है ना, मास्टर्स या स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लियर हो रहा है? किसी भी संकाय में परास्नातक की परीक्षा कम से कम 60% अंकों से पास की हो तो उसका मामला विभाग के महाप्रबंधक, बेटा महाप्रबंधक को ही इंग्लिश में कहते हैं जनरल मैनेजर, जीएम साहब सुना होगा कभी ये शब्द, तो इनको जीएम साहब को ही बोलते हैं महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर, जीएम के पास भेजा जाएगा। नोट करिए बेटा कि अगर कोई उम्मीदवार जो है वो मान लेते हैं अगर बेटा शर्त नंबर 4 पूरी नहीं कर पा रहा है और 4 शर्त में मांगा था कि ग्रेजुएशन में कम से कम नंबर चाहिए थे कितने परसेंट, 55%, नहीं आ पाए किसी के बेचारे के, मान लो व्यवस्था नहीं मिल पाई, कॉलेज वालों ने पहले वादा किया था व्यवस्था होगी, ऐसा भी तो होता है, और कभी कभी धोखा मिल जाता है ना, बोले कैमरा लग गए, नहीं हो पाएगी व्यवस्था। तो ऐसे स्थिति में कि जब व्यवस्था नहीं हो पाई है तो बदले में उन्होंने क्या कह दिया कि भाई अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में नंबर कम आए हैं तो चलो कोई बात नहीं, 55 नहीं आए कोई बात नहीं, हमें बदले में फिर एमएससी में चाहिए या एमकॉम में चाहिए या एमए या एमबीए में चाहिए। देखो परास्नातक का मतलब पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए मतलब मास्टर्स डिग्री, स्नातकोत्तर जिसे कहते हो हिंदी में। तो बेटा फिर वो चाहिए आपको 60% से। देखो अभी तक कहीं एमए नहीं मांगा था, कहीं एमएससी नहीं मांगा था, ज्यादा से ज्यादा बीएससी तक मांगा था, लेकिन अब देखो मांग लिया है, कह रहे हैं अगर तो बीएससी में नंबर इतने नहीं ला पाए तो फिर अब एमएससी में लेके आओ, एमए एमएससी किसी में भी, वो भी कितने परसेंट, 60%, और तुम ले आओगे अगर 60% तो भी हम तुम्हें सिलेक्शन नहीं करेंगे, तुम्हें रखेंगे तब भी नहीं, हाँ करेंगे क्या कि तुम्हें भगाएंगे भी नहीं, तुम्हारा मामला किसके पास भेज देंगे, विभाग के जीएम साहब के पास, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। ध्यान रखना बेटा अभी आप लोग सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं हो, जो है वो जानते हैं इस बात को बेहतर। सरकारी विभाग में हमेशा ध्यान रखना जो भी कर्मचारी होता है वो अपनी कलम बहुत बचाता है। सरकारी विभाग का जो कर्मचारी होगा उसको सबसे ज्यादा नौकरी करने से ज्यादा चिंता अपनी नौकरी बचाने की रहती है हमेशा, कहीं बात हमारी नौकरी पे ना आ जाए, तो वो कुछ भी लिखता है या स्टेटमेंट देता है तो बड़ा सोच समझ के देता है कि कहीं उसकी नौकरी पे बात ना आ जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना जो अधिकारी लोग इसका फॉर्म देख रहे थे या इसकी डिटेल देख रहे थे, चाहते तो वो खुद भी इसके लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अपनी कलम बचाई, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जीएम साहब के पास, बड़े साहब है वो समझेंगे जैसे समझेंगे वैसा करेंगे, हमने उठा के अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी, समझ लो। तो ये ऑप्शन दिया गया। चल एक तो डिस्काउंट ये था, अच्छा कोई उम्मीदवार अगर 4 नंबर पूरी नहीं कर पा रहा है तो बदले में ये कर ले तो उसका मामला जीएम साहब के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा दूसरा डिस्काउंट देखो क्या दिया गया कि अगर मान लो कोई उम्मीदवार 5 नंबर पूरी नहीं कर पा रहा है बेटा, मान लो, तो देखना पढ़ोगे कैसे, पढ़ना स्टार वाली लाइन, जो स्टार वाली लाइन है इसको पढ़ो। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय, अब सीधे बी पे आ जाओ, सिवाय
ठीक, मतलब ये कि एक समय पे कोई एक ही डिस्काउंट लोगे, या तो ये 4 वाला ले लेना या 5 वाला, दोनों मत ले लेना एक साथ, एक समय पे कोई एक डिस्काउंट। तो अगर कोई बेचारा 5 नंबर पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी सब पूरी कर रहा है, बाकी सब का मतलब कौन पर पूरी कर रहा होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सब पूरी कर रहा है सिवाय 5 के, 5 पूरी नहीं कर रहा है। अब 5 में मांगा गया था बेटा लिखित परीक्षा में कितने नंबर, 50, नहीं आ पाए बेचारे, तो अब इसके बदले में, लेकिन इसके बदले में साक्षात्कार, बेटा साक्षात्कार जिसको कि आप कहते हो इंटरव्यू, इसके बदले में साक्षात्कार जिसको कि आप कहते हो इंटरव्यू में कम से कम, साक्षात्कार में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हो, तो उसका मामला विभाग के निदेशक, बेटा निदेशक को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा, के पास भेजा जाएगा। देखो पहले लिखित चयन परीक्षा में 50% मांगे गए थे, और इंटरव्यू में, बेटा पीआई का मतलब होता है इंटरव्यू, उसमें मांगे गए थे 45। अब मान लो बेचारा कोई लिखित चयन परीक्षा में 50 नहीं ला पाया, कुछ कम रह गए, तो उसके बदले में अब इंटरव्यू में पता है कितने मांग लिए, अब 50। पहले इंटरव्यू में मांगे थे 45, अब कह रहे साक्षात्कार में अब 55 चाहिए, अब ज्यादा चाहिए क्योंकि तुम उसमें कम लाए हो रिटर्न में, ऊपर वाले में। और अगर तुम इंटरव्यू में 55 ले आओगे तो सिलेक्शन हम तुम्हें तब भी नहीं देंगे, हाँ बस इतना करेंगे एहसान तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा मामला किनके पास भेज देंगे, निदेशक के पास। वो बड़े अधिकारी, बड़े साहब है, वो जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। एक्चुअली में ये सब होता है। देखो अभी देखने में लग रहा होगा बहुत लंबी कहानी, गुरुजी क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे इतनी देर से, कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा, अभी तक ऐसा लग रहा होगा। विश्वास मानो फ्री के नंबर है, एक बार समझ में आ जाएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब एक बार समझ में आ जाएगा फ्री के नंबर है, तुम्हें खुद लगेगा कि इसके सवाल कम से कम 10 आ जाए पेपर में, तुम्हें खुद लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार बस समझ में आ जाए, पल्ले पड़ जाए, पूरी कहानी नोट हो गई। अब इस पूरी कहानी में छोटी सी बात हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ क्या बोला है, शर्त नंबर 4 के सिवाय बाकी सब पूरी करें, तो बाकी सब पूरी करें कौन कौन सी, मतलब 4 पे कट्टम, बाकी कौन कौन सी पूरी होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं और 6वीं, ये सब पूरी होनी चाहिए, केवल 4 पे कट्टम हो, तब ये ए नंबर वाला डिस्काउंट अब यूज करोगे। और बी वाले में क्या कहा गया, केवल 5 पूरी ना हो, लेकिन 5 के अलावा बाकी सब पूरी हो। अब 5 के अलावा बेटा कौन कौन सी पूरी होगी बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी, ये सब पूरी हो, ठीक है, ये सब पूरी होनी चाहिए, केवल 5 पे कट्टम लग जाए तब आप ये डिस्काउंट इस्तेमाल करोगे। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन। ये जब भी पेपर में आएगा तो पहले आपको ये सब दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पेपर में दी जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा। राम कुमार का जन्म 26 नवंबर 1995 को हुआ। 26 नवंबर 1995 को 1995 को हुआ, और उन्होंने क्रमशः इंटरमीडिएट, बेटा कॉमा लगाओ, कॉमा, हाई स्कूल
हाई स्कूल तथा एमए एमए लिख लोगे, एमए की परीक्षाएं क्रमशः 72%, 72%, 81% तथा 69% तथा 69%, 69% अंकों से पास की, बेटा लिखा, अंकों से पास की। आगे लिखिएगा, साक्षात्कार और लिखित चयन परीक्षा में, साक्षात्कार और लिखित चयन परीक्षा में उन्हें क्रमशः 52%, 52% और 55%, 52% और 55% अंक मिले, 52% और 55% अंक मिले। वह लिखा। जबकि बीए जानते हो ना, बैचलर ऑफ आर्ट, जबकि बीए की परीक्षा उन्होंने 54% अंकों से पास की। बीए की परीक्षा उन्होंने 54% अंकों से पास की। ठीक, चलिए आइए ऑप्शन लिख देते हैं भाई आपके लिए। ऑप्शन बेटा, पहला ऑप्शन है जब आपको लगता है कि उनका चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप ऑप्शन फर्स्ट बोल देना। ये काम करते हैं, चलो फर्स्ट ही बोल देते हैं, फर्स्ट बोल देते। चयन हो जाएगा तो आप कर देना फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन आप तब देना जब आपको लगता है कि उनका मामला महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। जब आपको लगता है कि उनका मामला महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा, बेटा ऑप्शन थर्ड आप तब देना जब आपको लगता है कि उनका मामला निदेशक मतलब डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा, तो बेटा आप ऑप्शन थर्ड दे देना। फोर्थ आप हमको तब बोलना, ऑप्शन फोर्थ, जब आपको क्या काम करते हैं हम, ये सुनो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां भी लिख चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं ABCD की कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी कॉपी में काटना पड़ेगा, चीजें बदलना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम कुछ बातों को ध्यान में रख के ऐसा करें। तो बेटे डी ऑप्शन हम तब देंगे जब आपको लगता है कि निर्णय लेने के लिए या फैसला करने के लिए, बेटा निर्णय लेने के लिए आंकड़े अधूरे हैं या जानकारी अपर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट। बेटा इसको कहेंगे डेटा इनसफिशिएंट, कि मतलब भैया हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं सर, आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी आपने कुछ कम दी है। और ऑप्शन ई आप तब देना बेटा जब आपको लगेगा कि चयन नहीं हो पाएगा, जब आपको लगेगा कि चयन नहीं हो पाएगा तब आप ऑप्शन ई दे देना। ये बेटा 5 ऑप्शन है। तो पेपर जब भी आएगा तो पेपर में पहले ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी, ये 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। हालांकि आप जब पेपर पुलिस वगैरह का या स्टेट का कोई देंगे तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वो कोई एक ऑप्शन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आप कुछ बताना चाहेंगे आंसर?
हाँ भाई, सेकंड पक्का? चलिए आइए बिल्कुल देख लेते हैं, सब तरीका देखिए क्वेश्चन को लगाना कैसे, आइए देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान देना। शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएं। बेटा जो ये मुख्य शर्तें हैं इनको बोलते हैं मैंडेटरी कंडीशन एंड मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द एवरी एस्पिरेंट हु इज अप्लाइंग फॉर सच टाइप ऑफ पोस्ट। बेटा जो भी व्यक्ति उम्मीदवार जो अप्लाई कर रहा है, जो फॉर्म भर रहा है, उसको ये मुख्य शर्तें तो पूरी करनी ही करनी है। ये होती है मुख्य शर्तें, ये नीचे वाली नहीं, ये तो डिस्काउंट है। ऊपर वाली जितनी मुख्य शर्तें हैं, जितनी ये मुख्य शर्तें होती हैं, सबसे पहले आप उतने नंबर डाल दिया करें। देखो तरीका, क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखो। आपने उतने नंबर डाल दिए, मुख्य शर्तें कितनी थी? 6, तो आप 6 नंबर डाल दिया आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 नंबर लिख लिए। ठीक, आइए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, बताओ राम कुमार डेट ऑफ बर्थ क्या दी है? 26 नवंबर 1995। तो राम कुमार की डेट ऑफ बर्थ हमको पता है, 26 नवंबर 1995। अच्छा एक बात बताओ, आयु की गणना किस तारीख से होनी? 17 अगस्त। तो हमको ये पता चल जाए कि 17 अगस्त 2022 तक वो कितने साल के हो गए। तो बेटा 17 अगस्त 2022 में से इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ घटा दें, अगर हम घटा दें 2022 में से, तो बताओ पता चल जाएगा कितने साल के हो गए। घटा देना भैया, अगर 17 अगस्त 2022 में से इनकी डेट ऑफ बर्थ घटा दे तो पता चल जाएगा कितने साल के हो गए। अब घटाने का तरीका क्या होता है वो सुनना सभी लोग। देखो बेटा घटाने का तरीका क्या होता है। घटाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप दिन से शुरुआत किया करो, दिन से। देखो आप जानते हो आगे जो लिखे हैं वो दिन है, जो बीच में लिखे हैं वो महीने हैं और आखिरी में साल है। ऐसा ही तो है। शुरुआत हमेशा कभी भी डेट को घटाना, डेट को, तारीख को जोड़ना या घटाना, तो शुरुआत हमेशा दिन से की जाती है, दिन से। तो चलो 17 में से 26 घटाते हैं। अब 17 में 26 घटेगा नहीं, जब 17 में 26 नहीं घटेगा तो बगल से एक उधार लोगे बेटा, एक। अब वो जो एक उधार लोगे वो एक तो महीना है, और महीना कभी भी ध्यान रखना इधर उधर जाता है तो वो 30 दिनों का जाता है हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि वो अगस्त का महीना है कि जुलाई का है कि फरवरी का है। हमेशा ये फिक्स है, ये एवरेज बनाया गया है कि महीना कभी भी जब इधर से उधर जाएगा तो हमेशा कितने दिनों का? 30 दिनों का। नहीं ये नहीं कभी देखा जाता, कभी नहीं देखा जाता। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। महीने जब भी कभी ट्रांसफर होता है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि 8 मतलब अगस्त मतलब 31, हम समझ रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ महीना एवरेज क्यों लिया जाता है। साल में औसत दिन मान लिए जाते हैं कि 365 होते हैं, और महीने कितने होते हैं? 12 का भाग 365 में दोगे, चेक करना 30 दशमलव कुछ आएगा। चेक करके देखिए 30 दशमलव कुछ आएगा। तो इसीलिए माना जाता है कि एवरेज जो औसत दिन होते हैं वो 30 मान लिए जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 30, इसीलिए फिक्स होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, महीना जब भी बेटा ट्रांसफर होगा तो हमेशा 30 दिनों के रूप में होगा, हमेशा। याद रहेगा सर? तो आपने बेटा ये एक महीना इधर भेज दिया, जब एक महीना इधर भेजोगे तो क्या इसमें से 30 दिन मिल जाएंगे बेटा? अब 30 दिन इसमें से मिल, और 17 ये पहले से, 30 और 17 47 में से 26 गए 21। तो बेटा बचे कितने? 21। अब इधर पे अभी भी 8 बचे रहेंगे कि अब इधर 7 हो जाएंगे? 7। अब 7 में से 11 घटाते हैं, 7 में 11 जाएगा ही नहीं। अब बगल से एक उधार ले लेते हैं, बगल से एक उधार लोगे तो बेटा ये एक साल है ना, और एक साल जब इधर आएगा तो महीनों के रूप में आएगा। साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीने इधर से मिल गए, 12 और 7 19 में से 11 गए 8। सही बात है। क्या अभी भी 2022 बचा रहेगा कि अब 2021 हो जाएगा? 2021 हो जाएगा। अब 2021 में से 1995 घटाना, 11 में से 5 गया बचा 6, और इधर बेटा 11 में से 9 गया बचा 2। 26 साल 8 महीने 21 दिन, ये है इनकी एज। क्या एज निकालना समझ में आया? हमेशा ध्यान रखना बेटा, दिन से घटाया जाता है, दिन से आगे शुरू करना, कभी पीछे से मत करना। ठीक, तो चलिए 26 साल। अब हमको ये बताओ एज कितने से कितनी मांगी गई थी? 18 से 27। भाई 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या इस कहानी को ये भी तो कह सकते हैं कि 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए? आप बताओ अगर इनकी एज जो है कि वो 26 साल 8 महीने बच गए कि नहीं बच गए? बिल्कुल नजदीकी मामला था। जैसे बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए 2 महीनों के 2-3 महीनों के हिसाब से बचे हैं बेचारे। तो 26 साल 8 महीने 21 दिन, तो एज तो सही है। शर्त नंबर पहली क्या कंप्लीट हो रही है?
सही का निशान। अब पढ़ो आगे क्या बोला, आगे पढ़ो। रामकुमार ने क्रमशः किसमें किसमें नंबर, इंटर में कितने दिए बेटा, इंटर में कितने मिले इनको, हाँ 72। इंटर में चाहिए कितने थे, चाहिए कितने थे, इनके कितने आए 72। काम बन गया, बना कि नहीं बना, बना। इनके मिले, इनको मिले 72। शर्त नंबर कौन सी पूरी हुई, कौन सी, तीसरी पे टिक कर दो। हाँ आगे पढ़ो। 81 मिले, हाई स्कूल में 81 मिले। हाई स्कूल में वैसे चाहिए कितने थे, 65 मिले, कितने इनको 81। काम बन गया, बन गया। शर्त नंबर कौन सी पूरी, दूसरी, टिक कर दो, काम बना। आगे पढ़ो बेटा। हाँ इसमें एमए, अच्छा एमए मतलब होता है परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन। सर परास्नातक तो चाहिए ही नहीं था, खामखा बताया जा रहा है। आपका ध्यान इधर जा रहा होगा, हम समझ रहे हैं, मत जाने देना। कुल मिला के जो मुख्य शर्तें आप केवल इनमें देखो, कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन या परास्नातक या स्नातकोत्तर या एमए एमएससी एमकॉम कहीं मांगा था, नहीं मांगा भाई। ग्रेजुएशन तक मांगा था, पता है ना ग्रेजुएशन किसे कहते हैं, मालूम है, बीए बीएससी बीकॉम। तो एमए तो नहीं मांगा बेटा, एमए कहीं यहाँ नहीं मांगा। इसका मतलब बेवजह बता रहे हैं, एमए खामखा बता रहे, चाहिए नहीं था, जबरदस्ती बताए दे रहे हैं। चलो जाने दो, हटाओ, आगे बढ़ो। हाँ तो साक्षात्कार में कितने मिले, 52। बेटा साक्षात्कार में चाहिए कितने थे, चाहिए कितने थे बताना, मिले कितने, 52। काम बन गया, काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी, छठी, टिक कर दो। हाँ आगे पढ़ो। लिखित परीक्षा में 55 मिले। वैसे लिखित परीक्षा में चाहिए कितने थे, 50। इनको कितने मिले, 55। काम बन गया। शर्त नंबर बेटा कौन सी पूरी हो गई, 5वें पे टिक कर दो। अच्छा आगे पढ़ो। बीए मतलब ग्रेजुएशन, मतलब स्नातक। बेटा स्नातक में मिले हैं 54। वैसे स्नातक में ग्रेजुएशन में चाहिए कितने थे, 55। इनको मिले कितने, काम गड़बड़ हो गया, 1% कम रह गया। क्या बेटा इस पे कट्टम लगाना पड़ेगा कि नहीं, ये शर्त पूरी नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा, ठीक। तो 4 पे कट्टम लगा दिया। अब मुझे एक बात देखकर बताओ, सारी शर्तें पूरी कर रहा है, पहली दूसरी तीसरी पांचवी छठी सब पूरी कर रहा है, सिवाय किसके, 4 के। तो क्या ऐसा कोई डिस्काउंट था तुम्हारे पास, जब हम पढ़ लेते हैं तो पढ़िए, स्टार वाली लाइन से पढ़िए, स्टार वाली से। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय 4 के, केवल 4 के सिवाय बाकी सब पूरी करता हूँ, तो वो 4 के सिवाय बाकी सब पूरी कर रहा है। तो क्या अब इस डिस्काउंट को अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो सिवाय 4 के, लेकिन इसके बदले में किसी भी संकाय से परास्नातक होना चाहिए 60% से। मतलब ये कि एमए एमएससी एमकॉम किया होना चाहिए 60% से बदले, क्योंकि अब 4 नंबर पूरी नहीं कर पा रहे तो उसके बदले में तो फिर एमए एमएससी एमकॉम ये कुछ तुमने किया हो 60% से। बताओ इसने एमए किया है कि नहीं किया। अब बता दो एमए के नंबर कितने हैं, हाँ 75, 69%, कम से कम 60 से किया होना चाहिए। काम बन गया, ठीक, काम बन गया। तो अब आगे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो इनका मामला वहां के जीएम के पास भेजोगे कि नहीं भेजोगे, इनका मामला भेज देंगे। भैया समझ में आया, जीएम के पास भेज देंगे। अब आ जाओ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जब जीएम के पास वाला, सॉरी दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 जो तुमने लिखा है उसके आगे ऊपर लिख लो बी, लिख लो ऊपर बी, इसका आंसर है बी। नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान लगेगा। क्लियर हो रहा है। कल की क्लास में काम करेंगे, ये जो मैंने शर्तें लिखवाई हैं कम से कम इनसे 3 या 4 सवाल तो हमको करवाने ही चाहिए। अभी तो एक ही कर पाए हम लोग, ठीक, क्योंकि समय देना पड़ा था इसमें हमको, इसलिए आज इतना टाइम लग गया। कल की क्लास में शर्तें पहले से लिखी होंगी हमारे पास, तो हम लोग सीधे सवाल लगा सकते हैं। अच्छा बेटा शीट भी दे दो, ये शीट भी आप लोग ले लीजिए।